नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। साल 1983 घने जंगलों के बीच बसे आदिवासी गांव की एक महिला सिंचाई विभाग में क्लर्क थी और उनके पति प्राइवेट बैंक में जॉब करते थे। दोनों की नौकरी अलग अलग राज्यों में थी, इसलिए नौकरी के साथ साथ 3 साल की बेटी की देखभाल करना महिला के लिए मुश्किल काम था। एक रोज निमोनिया से बेटी की जान चली गई। ससुराल वाले महिला पर लगातार नौकरी छोड़ने का दबाव बना रहे थे। आखिरकार महिला ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और पति के साथ रहने लगी। 27 साल बाद यानी 25 अक्टूबर 2010 की बात है। उस महिला का बड़ा बेटा रात को पार्टी से लौटा। सुबह उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। करीब 2.5 साल बाद जनवरी 2013 में महिला का छोटा बेटा भी सड़क हादसे में गुजर गया। कुछ महीने बाद उनकी मां और भाई भी चल बसे। 19 महीने बाद यानी अगस्त 2014 में महिला के पति की मौत हो गई। 4 साल के भीतर 5 मौतें। महिला डिप्रेशन में चली गई, लेकिन 8 साल बाद यानी 25 जुलाई 2022 को वो महिला भारत के सबसे ऊंचे पद पर पहुंची। नाम द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर गांव है उपरबेड़ा। घने जंगलों के बीच बसे इस गांव की आबादी करीब 3000 होगी। 1958 की बात है। उपरबेड़ा और आसपास के इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी थी, लेकिन वहां कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। संथाली परंपरा के मुताबिक बारिश के लिए बिरंची नारायण ने घर के पिछवाड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक मिट्टी का बर्तन रखा। स्थानीय लोग उसे पुती कहते हैं। पुती रखने के ठीक एक हफ्ते बाद 20 जून 1958 को बिरंची टुडू को एक बेटी हुई। संयोग से बच्ची के जन्म के बाद इलाके में बारिश भी होने लगी। एक साथ बिरंची को दोहरी खुशी मिली। उन्होंने बेटी का नाम रखा पुती। एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बताती हैं, संथाली परिवार में बेटी का नाम दादी के नाम पर रखा जाता है, ताकि दादी के मरने पर भी उनका नाम जिंदा रहे। इसलिए मेरा एक नाम दुर्गी भी था, लेकिन ये नाम मेरे शिक्षक को पसंद नहीं था, तो उन्होंने मेरा नाम द्रौपदी रख दिया। ओडिशा के सीनियर जर्नलिस्ट संदीप साहू अपनी किताब मैडम प्रेसिडेंट में लिखते हैं, 70 के दशक की बात है। एक रोज जमकर बारिश हो रही थी। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक बासुदेव बेहरा स्कूल में छुट्टी घोषित करने के बारे में सोच रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इतनी बारिश में कोई स्कूल नहीं आ पाएगा। थोड़ी देर बाद उनकी नजर 7 से 8 साल की द्रौपदी पर पड़ी। वह पूरी तरह भीग गई थी, लेकिन उसने अपना बैग भीगने नहीं दिया था। बासुदेव ने पूछा, इतनी बारिश में तुम स्कूल कैसे आ गई? द्रौपदी ने जवाब दिया, मैं नदी तैरकर आई हूँ। उसका जज्बा देखकर बासुदेव और स्कूल के प्रिंसिपल दंग रह गए। संदीप साहू लिखते हैं, द्रौपदी का बचपन तंगहाली में गुजरा। उनके पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए वह नंगे पांव स्कूल जाती थी। पूरे साल उन्हें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े में गुजारा करना पड़ता था। वो कपड़ों को बारी बारी से धोकर अपना काम चलाती थी। रोजाना सुबह उठकर बर्तन धोना, फर्श की सफाई करना, कुएं से पानी निकालना, गौशाला की सफाई करना जैसे काम निपटाने के बाद वो स्कूल जाती थी। उस दौरान गांवों में चावल से भूसी निकालने के लिए लकड़ी के लीवर का इस्तेमाल किया जाता था। द्रौपदी की दादी उन्हें सुबह 4 बजे ही जगा देती थी। द्रौपदी दादी के साथ मिलकर चावल से भूसी निकालती थी। उनकी दादी कहती थी, द्रौपदी, तुम्हें क्या लगता है कि पढ़ लिखकर तुम स्वर्ग पहुंच जाओगी? वह द्रौपदी को ढिबरी जलाने पर भी डांटती थी। कहती थी, तुम स्कूल क्या करने जाते हो? वहाँ क्यों नहीं पढ़ती हो? पता है केरोसिन कितना महंगा है? द्रौपदी के पिता के पास उनके लिए नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे।
वे कक्षा कर चुके बच्चों के पिता से द्रौपदी के लिए किताबें मांगते थे। द्रौपदी उन किताबों को गोंद से चिपका कर पढ़ती थी। गोंद नहीं मिलता था तो चावल उबालकर उससे किताबें चिपकाती थी। द्रौपदी बचपन से ही सच के साथ मजबूती से खड़ी रही हैं। एक किस्सा याद करते हुए मुर्मू को पढ़ाने वाले वासुदेव बेहरा कहते हैं, वो क्लास टॉपर थी। हमेशा सबसे ज्यादा नंबर उन्हीं के आते थे। नियम के मुताबिक मॉनिटर उन्हें ही बनना चाहिए था, लेकिन क्लास में लड़कियों की संख्या काफी कम थी। 40 छात्रों में सिर्फ 8 लड़कियां थी। लड़के नहीं चाहते थे कि द्रौपदी मॉनिटर बने। हमारे मन में भी शंका थी कि लड़की होकर वो पूरे क्लास को कैसे संभालेंगी, लेकिन द्रौपदी अड़ गई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मैं मॉनिटर नहीं बन सकती? इस पर मैंने कहा कि तुम मॉनिटर बन सकती हो, तुम जरूर बनोगी। और फिर द्रौपदी मॉनिटर बन गई। राजनीति में आने के बाद भी इसकी बानगी देखने को मिली। 2017 की बात है, तब द्रौपदी झारखंड की राज्यपाल थी। बीजेपी सरकार CNT-SPT संशोधन विधेयक लेकर आई थी। आदिवासी इसका विरोध कर रहे थे। इस कानून के लागू होने के बाद आदिवासियों की जमीनों का व्यावसायिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। मुर्मू ने उस विधेयक को वापस कर दिया। संदीप साहू अपनी किताब मैडम प्रेसिडेंट में लिखते हैं, हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए ऊपरबेड़ा के लड़के लड़कियों को 10 किलोमीटर दूर बादाम पहाड़ गांव जाना पड़ता था। एक दिन द्रौपदी को पता चला कि ओडिशा सरकार के मंत्री कार्तिक माझी रायरंगपुर में एक बैठक को संबोधित करने आ रहे हैं। द्रौपदी ने पिता से कहा कि वो भी इस सभा में जाएंगी। पहले उनके पिता तैयार नहीं हुए, लेकिन फिर उनकी जिद के बाद मान गए। बैठक में मंत्री माझी अपना भाषण खत्म करने ही वाले थे कि द्रौपदी तेज कदमों से मंच पर पहुंच गईं। उनके पिता हैरान रह गए कि ये कहां जा रही। द्रौपदी ने सभी के सामने अपनी 7वीं कक्षा की मार्कशीट लहराते हुए मंत्री की तरफ मुड़कर कहा, मैं आगे की पढ़ाई भुवनेश्वर में करना चाहती हूँ, वहाँ दाखिला कराने में मेरी मदद करें। उस दौर में लड़कियों का घर से बाहर निकलना ही बड़ी बात होती थी। तब 11 से 12 साल की द्रौपदी का मंच पर चढ़कर अपने अधिकारों की मांग करना बड़ी बात थी। द्रौपदी की बात सुनकर मंत्री खुश भी हुए और हैरान भी। फिर उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा कि इसके दाखिले की व्यवस्था की जाए। थोड़े दिनों बाद भुवनेश्वर में यूनिट 2 गर्ल्स हाई स्कूल में मुर्मू का दाखिला करा दिया गया। संदीप साहू लिखते हैं, द्रौपदी का दाखिला भुवनेश्वर में हो तो गया, लेकिन आर्थिक मुश्किलें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उनके पिता महीने के खर्च के लिए महज 10 रुपए भेजते थे। पैसे बचाने के लिए द्रौपदी स्कूल के 4 सालों में एक बार भी कैंटीन नहीं गई। द्रौपदी पढ़ाई के साथ साथ दूसरी गतिविधियों में भी भाग लेती थी। एक बार उनका सिलेक्शन दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ था। तब दिल्ली आने जाने में 60 रुपए का खर्च था। द्रौपदी ये रकम भी नहीं जुटा पाई। वो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल नहीं हो पाई। द्रौपदी ग्रेजुएशन करने के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। उन दिनों राज्य सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया था। द्रौपदी ने भी इसके लिए अप्लाई कर दिया। फाइनल ईयर का रिजल्ट आने से पहले 1979 में उनका सिलेक्शन भी हो गया। सिंचाई विभाग में वो क्लर्क बन गई। डेल्हा द्रौपदी की क्लासमेट रही हैं। वो द्रौपदी की शादी का किस्सा याद करते हुए बताती हैं, मयूरभंज जिले में ही पहाड़पुर गांव है। उसी गांव के रहने वाले श्याम चरण मुर्मू पुरी में एक दफ्तर में अकाउंटेंट थे। अक्सर काम के सिलसिले में वे भुवनेश्वर आते जाते थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात द्रौपदी से हुई। श्याम द्रौपदी को पसंद करते थे। एक रोज उन्होंने मुझसे कहा कि वो द्रौपदी के सामने शादी का प्रस्ताव रखना चाहते हैं। मैंने उनकी बात द्रौपदी तक पहुंचाई। थोड़ा बहुत विरोध के बाद दोनों के परिवार वाले शादी के लिए मान गए। अब शादी तो पक्की हो गई,
लेकिन दहेज तय होना बाकी था। आदिवासियों में लड़के के घर वाले ही रिश्ता लेकर जाते हैं। दहेज में तय हुआ एक गाय, बैल और 16 जोड़ी कपड़े। श्याम ने बिना समय गवाए हाँ कर दी और फिर रिश्तेदारों के साथ अपने गांव लौट गए। कुछ दिन बाद श्याम से द्रौपदी का विवाह हो गया। शादी के बाद द्रौपदी पति के साथ भुवनेश्वर में शास्त्री नगर इलाके में किराए पर रहने लगी। 1 साल बाद दोनों को बेटी हुई। उन्होंने उसका नाम बड़ा मामा रखा। इसी दौरान उनके पति ने पुरानी नौकरी छोड़कर एक प्राइवेट बैंक ज्वाइन कर लिया। पति को नई नौकरी के लिए झारखंड जाना पड़ता था। नौकरी के साथ साथ द्रौपदी के लिए बेटी की देखभाल करना मुश्किल टास्क था। ससुराल वाले उन पर पति के साथ रहने के लिए दबाव बनाते थे। 1983 में निमोनिया से द्रौपदी की बेटी की मौत हो गई। मजबूरन उन्हें सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। वे अपने पति के साथ झारखंड रहने लगी। इसी बीच मुर्मू को 3 बच्चे हुए, 2 बेटा और 1 बेटी। कुछ साल बाद वो रायरंगपुर लौट आईं। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े होते गए और स्कूल जाने लगे। अब द्रौपदी के पास खाली वक्त रहने लगा। रायरंगपुर में रहते हुए उन्हें 10 साल हो गए थे। 1994 की बात है। द्रौपदी को श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में पढ़ाने का ऑफर मिला। स्कूल में पढ़ाने के लिए वो तैयार तो हो गई, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट के सामने एक शर्त भी रख दी। शर्त ये कि वह वेतन नहीं लेंगी। 1997 की बात है। रायरंगपुर में पार्षद के चुनाव होने थे। बीजेपी अब तक ओडिशा में अपनी पहचान नहीं बना पाई थी। वह वार्ड संख्या 2 के लिए एक उम्मीदवार तलाश रही थी। यह सीट महिलाओं के लिए आरक्षित थी। द्रौपदी जिस संथाल समाज से आती है, उस सीट पर उस समाज का काफी प्रभाव था। लिहाजा द्रौपदी बीजेपी के लिए सबसे मुफीद उम्मीदवार थी। उन्हें सरकारी काम करने का अनुभव भी था। रविंद्र महंत तब बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे। उनका घर द्रौपदी के स्कूल के ठीक बगल में था। ऐसे में यह स्वाभाविक था कि महंत के घर आने जाने वाले लगभग सभी स्थानीय नेता द्रौपदी को पहचानते थे। राजकिशोर दास, जो नगर पंचायत अध्यक्ष थे, उन्होंने सबसे पहले द्रौपदी को एक शिक्षक के जरिए पार्टी में शामिल होने और चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तब बीजेपी नेताओं ने उनके पति श्यामा चरण मुर्मू से संपर्क किया। श्यामा बैंक में मैनेजर थे। श्याम ने कहा, यह राजनीति हमारे लिए नहीं, हम छोटे लोग हैं। औरतों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। पर बीजेपी नेता उन्हें मनाने के लिए अड़े रहे। आखिरकार वे तैयार हो गए। द्रौपदी चुनाव लड़ी और जीत भी गई। यहाँ से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। बाद में द्रौपदी विधायक बनी और ओडिशा सरकार में मंत्री भी।